Hello everyone. Again, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Mission Padhai is a educational platform. Now we are going to discuss sectors of Indian economy from economics chapter number. This is chapter number 2. Economics chapter number 2 का आज हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. इजी एक्सप्लेनेशन, हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आप लोग पूरा वीडियो टिल द एंड तक आप लोग पूरा देखिएगा. ठीक है, तो पहले हम 2 मिनट का एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट मिशन पढ़ाई के चैनल के बारे में देते हैं, उसको हम लोग एक बार हल्का सा रिव्यू दे रहे हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं. तो मिशन पढ़ाई हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मिशन पढ़ाई क्लास 10th, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए ही बना है. सॉरी, थोड़ा सा स्लिप हो गया टंग्स थोड़ा सा. तो ये वीडियो मतलब कि सॉरी वीडियो कह रहे हैं, तो ये चैनल हमारा क्लास 10th के लिए ही बना है, जो कि इसमें हर एक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे क्लास 10th के लिए. तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन टू इनफ टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो आधे घंटे में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू मी, मतलब थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा घट भी सकता है. अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. So first of all, we have to know that what is meant by economy. So economy is a system according to which the money, industry and trade of a country or region are organized. इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जिससे मनी, इंडस्ट्री और ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जाता है. यानी कि इकोनॉमी मतलब एक कंट्री में जहाँ पर मनी, इंडस्ट्री और ट्रेड हो रहा है एक कंट्री में, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है. What is sector? So sector activities are classified into various groups which are known as sectors. जो भी एक्टिविटी क्लासीफाई है बहुत सारे ग्रुप्स में, उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं. सेक्टर का और हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. चलिए पहले देख लेते हैं. तो जैसे कि बेसिकली 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं. एक हमारा होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर. एक हमारा होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. एक हमारा होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. अच्छा, 2 मिनट हम यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बताना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं हम लोग. तो फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहीं पे जान लेते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते. प्राइमरी मतलब, सेकेंडरी मतलब, टेरिशरी. तो प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो प्राइमरी का मतलब जो बेसिक चीज़ हो रही है, जैसे आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेज के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा के उसमें आप लोग पढ़े भी हैं और सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सब बात. ठीक है, प्राइमरी क्लासेज में सब लोग पढ़े होंगे. प्राइमरी मतलब तो एकदम स्टेप होता है, न्यू बुनियाद टाइप्स. सेकेंडरी का हम लोग थोड़ी देर बाद भी समझते, पहले आपको हम टेरिशरी समझा देते हैं. तो टेरिशरी मतलब होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो कोई चीज़. जैसे कि डॉक्टर हमारा क्या है? डॉक्टर हमारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं. डॉक्टर्स हमारे सर्विस देते हैं, टीचर्स हमारे सर्विस देते हैं, कॉबलर्स हमारे सर्विस देते हैं. जो मतलब कि इवन पेंटर्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारे जो स्वीपर्स होते हैं वो इवन हमारे जो स्वीपर्स होते हैं, जो स्कूल्स में हमारे भैया जी लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो हमारे सब लोग हमारा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे टेरिशरी सेक्टर में आएंगे. और सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारे वो लोग आएंगे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में लोग नहीं आएंगे, मतलब कि जो चीज़ हमारा रॉ मटेरियल से कोई नए वैल्यूएबल प्रोडक्ट में आ रहा हो, उसके बारे में अभी आप डीपली जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा. फिर एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर में बेसिकली जो एक पब्लिक का हो और प्राइवेट में जो प्राइवेट का हो रहा हो. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो अच्छे से, जैसे कॉपीज बुक आप लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं संभाल के अच्छे से रख के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे
इधर बुक तो उधर कॉपी, तो इधर पेंसिल, तो इधर बैग, तो इधर ये, तो इधर वो, तो अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाई प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का हम लोगों ने अभी थोड़ा सा डीपली हल्का सा नॉलेज लिया है, अब हम लोग डीपली में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। So primary sector are those sector in which goods are produced by utilizing natural resources। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गुड्स तो हमारे प्रोड्यूस होते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से। जैसे कि हमारा फिशिंग और एग्रीकल्चर हमारा बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, जिससे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, हमारा नेचर से ही डायरेक्टली हमें और मिल रहा है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जिसमें एक गुड का अनदर दूसरे गुड में ट्रांसफर होना, यानी कि नेचुरल रिसोर्स से कोई गुड एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बन रहा है। जैसे कि शुगर केन से हमारा जो शुगर बन रहा है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टेरिशरी सेक्टर को पहले बता चुका गया है कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के डेवलपमेंट में हमारा आता है वो हमारा टेरिशरी सेक्टर होता है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। अब डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, इसको भी जान लेते हैं। सो बेसिकली द प्राइमरी सेक्टर डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हल्का सा आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा मतलब कि बाजू के बगल में थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए आवाज़ आ रहा है। ठीक है, द प्राइमरी सेक्टर डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो नेचुरल रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से होता है, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग, कल्टिवेशन एटसेट्रा। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट सेक्टर पर इसका ही बेस होता है प्राइमरी सेक्टर। अब वहीं सेकेंडरी सेक्टर हमारा जो सेक्टर होता है वो प्रोडक्ट और को द सेकेंडरी सेक्टर यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि शुगर केन से शुगर बन रहा है, तो ये इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक हेडिंग आ रही है comparing the three sectors in the economy, how we have to compare the three sectors in the economy. So the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services। जो भी जितने भी प्रकार के प्रोडक्शन हो रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में, वो हमारे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड ऑल्सो नीड्स टू बी काउंटेड। इट मेक्स सेंसियनली टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स, एक एग्जाम्पल है, एक फार्मर जो कि गेहूँ को सेल करता है, हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल, एक फ्लोर मिल में 8 रुपये पर केजी। द मिल ग्राइंड्स, और मिल इसको ग्राइंड करती है, एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी, और उसको एक बिस्किट कंपनी को बेचती जो कि 10 रुपये पर केजी का वो बेचती है हमारा जो फ्लोर होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा दैट व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरमीडिएट। तो अभी इंटरमीडिएट का बारी हम लोग आ रहा है, उसका भी पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड जो हमारा होता है, यानी कि इसको भी हम बता दे रहे हैं, गेहूं से आटा बना, आटे से जो बिस्किट बना, तो इन दोनों के प्रोसेस में जो आ रहा है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, गुड्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जितना भी तीनों सेक्टर का मिला के होता है वह एक पूरे साल के लिए होता है प्रोडक्शन। द सम ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा होता है उसको हम लोग जीडीपी से, उससे हमारा जीडीपी मेंटेन रहता है। जीडीपी कभी मतलब जीडीपी घटा बढ़ा करता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी। जीडीपी हमारा बताता है कि, तो ये हमारा जीडीपी होता है वो बताता है कि कितना इकोनॉमी डेवलप है, डेवलपमेंट के कैटेगरी में आ रहा है, तो वो सब बताता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है व्हाई द टेरिशरी सेक्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। जो हमारा टेरिशरी सेक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? टेरिशरी सेक्टर, द गवर्नमेंट हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज एटसेट्रा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है सर्विस को प्रोवाइड करने का, जैसे कि हॉस्पिटल्स की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, पोस्ट और टेलीग्राफ की सर्विस, और भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं।
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड दैट हैज अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जितना जितना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ रहा है उतना ही टेरिटरी सेक्टर भी ग्रोथ हो रहा है। आज इनकम लेवल प्राइस इन बिग सिटीज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल इनकम लेवल, ठीक है, प्राइस इन बिग सिटीज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक eating tourism, shopping, private hospital etc. over the past decade also certain। तो बेसिकली हमारे लिए जो ये टैरिशरी सेक्टर वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा टोटल अगर देखा जाए तो जितने लोग इंगेज हैं किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो हमारे मोर देन हाफ है। बट ज़्यादा जो हमारा पैसा आ रहा है वो हमारा टेरिशरी सेक्टर से आ रहा है। टेरिशरी सेक्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी मतलब मेडिकल भी इसमें आ रहा है, एजुकेशनल का मामला भी इसमें आ रहा है, और इनकम लेवल प्राइस इन बिग सिटीज जो है वो ज़्यादा मतलब कि हम अच्छा फूड मांग रही है, टूरिज्म मांग रही, शॉपिंग मांग रही, प्राइवेट हॉस्पिटल और ये बाकी चीज़ें मांग रही है। तो इसलिए हमारा टेरिशरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट बन गया है। ये एक आपको मैं एक दिखा दे रहा हूँ, क्या एक है हमारा ये चार्ट है जिसको आप देखिए, राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा देखिए एक ग्राफ है, इसको आप एनालिसिस करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपने इसमें क्या एनालिसिस किया है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले ले तुरंत ही, ठीक है। ये मैं बताऊंगा मगर अभी नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं भले बता दूंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। यला एक होमवर्क क्वेश्चन आप बताइए, लाइव क्लास नहीं हो रही, नहीं तो तुरंत पूछ लेते, नहीं तो अब आप बताइए। फाइनल एंड व्हाट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, गुज लिखा गया है, इट्स GUDS, GOODS, ठीक है, गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दीज आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, फाइनल गुड फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होता है और इंटरमीडिएट गुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। फाइनल गुड हमारा फाइनल यूजर से यूज होता है और इंटरमीडिएट गुड हमारा फाइनल यूजर से नहीं यूज होता है। फाइनल गुड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का से मिलके बनता है, इंटरमीडिएट गुड हमारा रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन ऑफ फाइनल रॉ मटेरियल से बनता है और ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स के लिए बनता है। दे आर फिनिश्ड गुड्स and they are unfinished goods. The value is calculated for GDP. They are not calculated as the value of final goods. Include the value of intermediate goods. Example, biscuits are final goods. For example, flour, milk and sugar are intermediate goods used in making biscuits. फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारा फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स हमारा हो जाता है कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक NCERT में भी शायद एग्जांपल दिया गया है कि आपको अगर बिस्किट का एक बिस्किट बनाना है एक पैकेट, उसके लिए आपको फ्लोर ये शुगर भी चाहिए होगा। तो लेकिन आप इसका सबका अगर आप देखें तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, इससे बिस्किट बनेगा तो इसलिए हमारा इंटरमीडिएट गुड, और जो बिस्किट हमारा बनेगा हमारा फाइनल गुड रहेगा। फाइनल गुड की हमेशा वैल्यू कैलकुलेट होती है ना कि इंटरमीडिएट की, क्योंकि चीनी आटा अगर हम सबका गुड पैसा कैलकुलेट करेंगे तो कई ज़्यादा दुगना तिगुना दाम हो जाएगा, ठीक है। Now we are going to talk about who conducts the process of calculation of GDP। जो GDP होता है उसको कौन कंडक्ट करता है। इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो हमारा GDP है वो ये ऑफ है, जो हमारा GDP है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। The ministry with the help of various government departments of all the Indian states and union territories collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। ये हमारा जितना भी गुड्स कलेक्ट हो रहा है, जितना भी चीज़ हमारे पास आ रहा है उसका पूरा एक टोटल निकालती है वॉल्यूम, उसके बाद वो GDP हमारा बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारा एक नया टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली रिफर करता है जहाँ पर एक पर्सन के पास जॉब ना हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब एक
एम्प्लॉय जॉब की कैटेगरी में ना हो, मतलब जॉब लेने के लिए ना हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट उसको कहता है। देयर इज ओनली वन टाइप डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विजिबल एंड इनविजिबल। मेन कॉज आर राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट वेट अ मिनट। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारा वो होता है कि जो जिसके पर्सन के पास जॉब है मगर वो उसकी कैपेबल नहीं है, मतलब जॉब ना सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारा वो होता है जिसके पास जब एक पर्सन कैपेबल ना हो उस जॉब के लिए। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब एक पर्सन के पास जॉब ना हो, वो कैपेबल भी हो उस जॉब के लिए, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारा तब अगर होता है जब एक पर्सन के पास जॉब ना हो। ये मैंने बता दिया, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, विजिबल एंड इनविजिबल, कॉज्ड बाय डिस्पैरिटी इन द अवेलेबिलिटी। सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब हम लोग एक स्टोरी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। लक्ष्मी एक फार्मर है जिसके पास अनइरिगेटेड लैंड है 2 हेक्टेयर का, जो कि रेन पर डिपेंड है। और ग्रोइंग क्रॉप उसमें होते हैं ज्वार और अरहर, उसका मेजर ग्रोइंग क्रॉप है। 5 मेंबर है उसके फैमिली में। और why they have nowhere else to go for work in her family, everyone is working। सारे लोग एक ही चीज में, एक ही फील्ड में इन्वॉल्व हैं, एक ही चीज को सारे लोग ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग काम कर रहा है। 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स एक ही, ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन अकेले लक्ष्मी भी उस लैंड पे अगर चाहे तो काम कर सकती है। मगर यहाँ पे 5 लोग एक ही जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भैया इनकम भी कमाएगा, ठीक है, इनकम भी वहाँ पे कमाएगा। तो इसलिए एक सिचुएशन है जी अंडर एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पर वर्किंग तो है, वर्क है, मगर वो उसके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं है। क्या पता जो एक दूसरा हो वो इससे थोड़ा बेहतर काम कर सके। अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है, अगर उसको LKG के बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या वो अच्छी जॉब नहीं है, ये कह रहा हूँ कि उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही। सो दिस वाज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ऐसी लक्ष्मी के साथ भी है। अब हम लोग एक टर्म आता है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हाइडन। This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible। जिसके पास एक जॉब ना हो वो अनएम्प्लॉयड हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। बेसिकली यही है डिफरेंस। क्या डिसगस्ड और सीजनल एम्प्लॉयमेंट में, तो एक छोटी सी झलक इसमें भी डाल लेते हैं। डिस्गस्ड हमारा वो होता है जहाँ पर पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, पीपल को कहा जाता है एम्प्लॉयड है, मगर वो एक्चुअली में एम्प्लॉय नहीं होते हैं। कि जैसे लक्ष्मी वाले केस में देखे थे सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी ना कहेंगे कि हम एम्प्लॉयड हैं। इट इज़ आवर सीजनल जॉब, एक पर्सन एक कुछ ही पर्टिकुलर मंथ्स या ईयर के लिए एम्प्लॉयड होता है। डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली फैमिली मेम्बर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जैसे कि एंगेज हो गए, जैसे हम लोगों ने लक्ष्मी की स्टोरी में पढ़ा। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमारा because of the seasonal character of agriculture in India, agricultural laborers find work only during busy seasons as showing harvesting। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि जो फैक्ट्रीज जब हमारी चलती है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि फैक्ट्रीज में अगर 6 महीने चलना है, वो देखें जहाँ पे भट्ठे, जहाँ पे ईट बनते हैं, तो ईट वालों में 6 महीने 7 महीने चलते हैं, मानसून के टाइम वो बंद रहते हैं। तो उस टाइम पर जो यहाँ के लेबरर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है काम से, तो वो हमारा आएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सॉरी। अब हम लोग एक टर्म है नोट है, उसको पढ़ लेते हैं। नोट सेज दैट मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया बाय बिल्डिंग मोर डैम्स and canals to provide water to the farmer, by providing cheap credit facilities and crop insurance, by spending more money on transport and shortage
एंड स्टोरेज टेक्निकल ट्रेनिंग एंड बाई प्रोवाइडिंग चीप बैंक लोन एट चीपर इंटरेस्ट। हमारे जैसे कंट्री इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि डैम्स और कैनाल्स का इन्वेंशन करके, बिल्डिंग करके, और फार्मर को चीप क्रेडिट फैसिलिटी और क्रॉप इंश्योरेंस देके, मनी और ट्रांसपोर्ट पर अच्छा पैसा खर्च करके, और चीप बैंक लोन दे करके। ठीक है, तो ये सब हम कुछ पॉइंट्स थे, इसको भी अच्छे पॉइंट्स हैं। अब स्टडी कंडक्टेड बाय द ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाउ नोन एज नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा कुछ प्लानिंग है जिसके हम बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। MG Narega 2005, which is basically of about MG Narega 2005 in our country, the central government गलत लिख गया, द लॉ implanting the right to work in 200 district and the next and that to an एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट। MG नरेगा बेसिकली वो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले जान लेते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हेलो हेलो एक सेकंड रुकिए, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो अब बेसिकली हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो बेसिकली इसके बारे में क्या है, MG नरेगा एक प्रोग्राम है जो कि इसको हम लोग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोग्राम में जैसे कि होता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल का मेंटेन किया जाता है, और इसमें राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली इसमें वर्क दिया जाता है 200 से 250 दिनों तक, और अगर बाय द वे नहीं वर्क दे पा रहे हैं तो इसमें इनको उस दिन का चार्ज या कॉस्ट मिल जाता है जो लेबर हैं रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक on the basis of the employment condition and rules, economic activities are divided into organized sector and unorganized sector। स्टोरी के माध्यम से हम लोग पहले इसको जानते हैं। स्टोरी 1 हमारी कहती है कांता एक, दोनों स्टोरी को पढ़ेंगे फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कांता वर्क्स इन ऑफिस। She attends her office from 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of the every month। कांता एक वीमेन है जो कि एक ऑफिस में काम करती हैं, जो कि 9:30 से 5:30 बजे तक का उनका ऑफिस रहता है। उनको रेगुलर सैलरी महीने के अंत में मिल जाती है, उनको एडिशनल सैलरी मिलती है, और गवर्नमेंट के द्वारा जितने रूल्स उसी पर काम करना रहता है। उनको मेडिकल और अदर अलाउंस भी हैं, और कांता को संडे को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। पेड हॉलीडे पर उनको हॉलीडे पर भी पैसा मिलता है। और जैसे कि व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, उन्हें को एक अपॉइंटमेंट मिला था जिसमें लिखा था कि आपको क्या क्या काम करने हैं बस। और एक स्टोरी है कमल की, जो कि कांता का नेबर है। वो एक डेली वेज लेबर है जो कि ग्रॉसरी शॉप पर काम करता है। वो 7:30 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक के काम करता है। उसको अलाउंस नहीं है वेज का, वो पेड नहीं होता है किसी भी तरीके से, और एक भी हॉलीडे उसको नहीं मिलती है। मिलती भी है तो उससे उसका जो पेमेंट होता है कट जाता है। नॉर वॉज ही गिवन एनी नॉर्मल लेटर। उसको कोई ये भी नॉर्मल लेटर भी नहीं मिलता है कि आपको क्या काम करना है, किस तरह है। अगर उसको निकालना होता है तो कभी भी वो निकाला जा सकता है अपने काम से। तो ये दोनों हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी। इसमें बेसिकली क्या था कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जांपल था, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब होता है कि जो कि एक वर्क हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो कि रेगुलर होता है, रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो है रेगुलेशन होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट्स लगते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट्स लगते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें एंजॉय मतलब जॉब सिक्योरिटी होती है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होता है, ओवर टाइम के लिए पैसे और मिलते हैं एक्स्ट्रा, और बहुत से अदर बेनिफिट हैं जैसे कि पेड लीव, हॉलीडे में भी पेमेंट मिलता है, फंड मिलता है, पेंशन्स मिलती हैं अगर वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड में होता है कि जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट होता है जो कि आउटसाइड होता है गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। इसमें
जिसका जो ओनर होता है उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए भी हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पेड छुट्टियां के लिए पैसे नहीं मिलते, पेड हॉलीडेज नहीं है। तो इसका हम लोग एक बार डिफरेंस जान लेते दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सच टाइप ऑफ। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बेसिकली ये डिफरेंस है। इसमें पेड हॉलीडे मिलता है, इसमें एंजॉय, इसमें ये नहीं है कि कभी भी निकाल दिया जाता है जॉब से। ऑर्गेनाइज्ड में ये, इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड में फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, इसके बाद कभी भी निकाला जा सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आप ये सब है। अच्छा, एक और टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर होता है जहाँ पर गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट कोई चीज़ देख रेख करती है, और प्राइवेट सेक्टर हमारा वो होता है जो एक इंडिविजुअल रन करता है। जैसे कि टिस्को हो गई, टाटा आयरन TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर में हमारा रेलवे और पोस्ट ऑफिस आ जाता है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इज, पब्लिक सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट के द्वारा रूल होता है, प्राइवेट हमारा इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा यूज रन होता है। पब्लिक सेक्टर हमारा पब्लिक गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट हमारा जो है सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द ओनर ऑफ द फर्म। रेलवे पोस्ट ऑफिस हमारा पब्लिक सेक्टर में आता है। टिस्को, टाटा स्टील एंड रिलायंस आर एग्जांपल्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ में नाउ थैंक यू, एंड इन अनदर वीडियो वी आर जस्ट गो एंड टॉक ऑफ ज्योग्राफी के चैप्टर का हम लोग अब वीडियो लाएंगे, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।